हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी 2021 में मैथमेटिक्स का जो प्री एग्जाम हुआ है उसके सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना दी हैं, आज ये 5वीं वीडियो है। तो इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर इनवर्स इज इक्वल टू ए, देन तो ये बताना हमें कि आर क्या है। फिर आर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज है। तो जैसे कि इसमें लिखा है यहां पर कि आर इनवर्स आर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स वाई आर के अंदर है तो अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे हम वाई एक्स, ये आर इनवर्स के अंदर होता है। और यहां पर इसने लिख दिया है कि आर इनवर्स जो है वो आर के बराबर है। तो आर इनवर्स किसके बराबर है? आर के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई एलिमेंट आर के अंदर है और वाई एक्स एलिमेंट भी आर के अंदर है। तो क्या बात साबित हुई यहां पर कि एक्स वाई एलिमेंट किसके अंदर है? आर के अंदर है, और वाई एक्स एलिमेंट भी आर के अंदर है। तो अगर किसी रिलेशन के अंदर एक्स वाई एलिमेंट आर में है और वाई एक्स एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद है तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आर जो है सिमेट्रिक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज। तो आइसोमोर्फिज्म का जो रिलेशन है ये क्या है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है इसने ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन लिखा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर एक थ्योरम होती है, द रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म इन सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो आइसोमोर्फिज्म का जो रिलेशन है ये होता है इक्विवेलेंस। अब सवाल ये बनता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इसके बारे में समझिए। अगर x बिलोंग्स टू r अर्थात ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट समान हैं तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और यदि x y बिलोंग्स टू r तथा y x इज आल्सो बिलोंग्स टू r अर्थात ऑर्डर चेंज करने के बाद में जो नया एलिमेंट बन रहा है वो भी r के अंदर हो तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरी कंडीशन है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर तथा एक्स जेड इज आल्सो बिलोंग्स टू आर तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और यदि किसी रिलेशन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी मौजूद है तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म जो है, जो सभी ग्रुप के अंदर लिया गया है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन ग्रुप से संबंधित है और ग्रुप से संबंधित वीडियो हम ट्रिक 54 और 55 में पहले ही बना चुके हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप ट्रिक नंबर 54 और ट्रिक नंबर 55 देख सकते हैं। तो वहां पर आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज। तो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, उसके जनरेटर की संख्या हमें बतानी है कि उसके अंदर कितने जनरेटर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो कोई साइक्लिक ग्रुप लिखा हमने जी। तो जी इस प्रकार से एक ग्रुप लिख लिया हमने। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर का फॉर्मूला होता है 5 p की पावर n इज इक्वल टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने जो ट्रिक नंबर 54 या 55 है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं। यहां पर हम देखते हैं कि Pn का मीनिंग क्या है। तो Pn का अर्थ है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 5 8। अब 8 को हमें
पावर के रूप में तोड़ना है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से ये जो 3 है ये तो हो गया आपका n और 2 है ये हो गया आपका p। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर यानी p यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो इस प्रकार क्या देखते हैं हम, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि इसके जनरेटर जो है 4 इसके अंदर जनरेटर होंगे, तो जनरेटर की संख्या हो जाएगी 4, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द ग्रुप, एक ग्रुप दे रखा है आपके सामने जिसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से हैं ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6। तो यहां पर जो एलिमेंट ए की पावर 5 है इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमने जो वीडियो बना रखी है आप वहां पर और डिटेल में देख सकते हैं। तो ग्रुप जी इस प्रकार लिखा हुआ है, इसका जनरेटर क्या है, यहाँ ए है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट ए के द्वारा जनरेट हो रहा है। और अगर ये जनरेटर ए है तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है, अर्थात इसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से ए का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, ये फॉर्मूला होता है। ई मतलब आइडेंटिटी। अब यहां पर पूछा केवल कि ए की पावर 5 का ऑर्डर हमें फाइंड करना है, लेकिन मैंने प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करके आपको दिखा दिया है। ए की पावर 5 का जो ऑर्डर है वो 6 है, तो आंसर तो इसका जो है बी हो गया सही। तो कैसे करते हैं प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे पहला एलिमेंट है ए की पावर 1 यानी कि ए है, तो इसके ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि ई बन जाए, तो इसके ऊपर 6 पावर अगर लगा दें हम तो ए की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी ई। तो इस प्रकार से ए का ऑर्डर हो जाएगा 6, जितनी पावर उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 के ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि ए की पावर 6 हो जाए या 6 का मल्टीपल हो जाए। तो ए की पावर 2 के ऊपर 3 पावर अगर लगा देंगे हम तो ए की पावर हो जाएगा 6, और ए की पावर 6 की वैल्यू है ई, अर्थात आइडेंटिटी प्राप्त हुई हमें। तो यहां पर हमने देखा कि ए की पावर 2 के ऊपर पावर लगाई 3, तो ए की पावर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ए की पावर 3 के ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि 6 हो जाए या 6 का मल्टीपल हो जाए, तो कितनी पावर लगाई जाए, 2 पावर लगा देंगे, तो 3 की पावर 2 यानी कि ए की पावर 6 हो जाएगा, और ए की पावर 6 की वैल्यू है ई। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए की पावर 3 के ऊपर पावर लगाई हमने 2, यानी कि पावर अगर 2 है तो ऑर्डर हो गया इसका 2। इसी प्रकार से ए की पावर 4 पर कितनी पावर लगाई जाए कि 6 हो जाए या 6 का मल्टीपल हो जाए, तो ए की पावर हम लगा देंगे यहाँ पर मिनिमम 3, तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, यानी कि ए की पावर हो जाएगा 12, और 12 का अर्थ है ए की पावर 6 का स्क्वायर, और ए की पावर 6 की वैल्यू है ई, और ई का स्क्वायर भी ई के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए की पावर, अगर ए की पावर 4 की पावर अगर हम 3 लगा देते हैं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है, इसलिए ए की पावर 4 का ऑर्डर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ए की पावर 5 पर कितनी पावर लगाई जाए ताकि हमें 6 या 6 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए, तो कितनी पावर लगाएंगे, यहाँ पर 6 लगाएंगे मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, या इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 6 की पावर 5, और ए की पावर 6 की वैल्यू है ई, ऊपर लगा दी हमने 5 पावर, तो ई की पावर 5 यानी कितनी पावर लगा दें तो वो ई ही रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर पावर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ देखा कि ए की पावर 5 के ऊपर अगर हम 6 पावर लगाते हैं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर 5 का ऑर्डर जो है वो 6 है। इसी प्रकार से ए की पावर 6 का ऑर्डर जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल पूछा गया था कि ए की पावर 5 का ऑर्डर हमें फाइंड करना था, तो ए की पावर 5 का ऑर्डर यानी कि इसकी पावर कितनी लगी, यहां पर 6 है, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 6, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज ए मैपिंग। तो कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पर मैपिंग कब होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैपिंग बनता है जी क्रॉस जी टू जी। तो कोई बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी पे, जी क्रॉस जी से जी पर एक मैपिंग बनता है, डिफाइन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। ये डेफिनेशन है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन 3 सिंबल 1 2 3 इज। तो
3 सिंबल दे रखे हैं 1 2 3, इनसे जो अल्टरनेटिव ग्रुप बनेगा वो इसमें से कौन सा होगा। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव ग्रुप यानी कि एन का क्या मीनिंग है। तो एन का मीनिंग होता है अल्टरनेटिव सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन। और एक थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फैक्टोरियल n अपॉन 2। फैक्टोरियल n यानी कि इसके अंदर कितने सिंबल हैं, तो सिंबल इसके अंदर 3 हैं, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें 2 एलिमेंट दिए हैं केवल, दूसरे ऑप्शन में भी 2 एलिमेंट है, तीसरे ऑप्शन में भी 2 एलिमेंट है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर है एलिमेंट 3, 1 2 और ये 3 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड ई द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स विद 0, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ ई इन जेड। तो क्या कहा है इसने कि जेड एक इंटीजर का सेट है और ये एडिटिव ग्रुप भी है, और साथ में ई इसका एक सब ग्रुप है जो इवन इंटीजर का सेट है और उसके अंदर 0 भी मौजूद है। तो हमें ये बताना है कि ई के जेड के अंदर कितने कोसेट होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जेड, उसके बाद लिखते हैं ई, और फिर इसके कोसेट निकालते हैं कि इसके कितने कोसेट निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हमने जेड लिखा, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर 0 1 2 3 और -1 2 3 सभी इसके अंदर एलिमेंट है। ई हमने लिखना है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 इस प्रकार से है, और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये। अब हम बनाते हैं ई के कोसेट बनाते हैं। तो पहले ई के साथ हमने 0 ऐड कर दिया, तो कोसेट हमें प्राप्त हो गया -8 -6 -4 -2 0 2 6 इस प्रकार से। इधर भी इसी प्रकार से है। इसी प्रकार हमने निकाला E1, फिर हमने निकाला E2, फिर निकाला E3, फिर निकाल दिया हमने E4। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि E1 जो E+0 निकाला ये निकाल दिया हमने, फिर E+1 निकाला। जैसे ही E+2 निकाला है तो इसके एलिमेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एलिमेंट्स E के साथ में रिपीट होने शुरू होगी, यानी कि E+0 के साथ में रिपीट होने शुरू होगी, -6 -4 -2 0 इस प्रकार से। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं और ये हमने निकाला तो इसके एलिमेंट्स जो है E+1 के साथ रिपीट होने शुरू होगी। इसी प्रकार से E4 के लिए हम जब बात करते हैं तो इसके एलिमेंट्स भी E+0 के साथ रिपीट होने शुरू होगी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि केवल 2 ही डिस्टिंक्ट कोसेट हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस 1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर भी बार है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मोड 7 जनरेटिंग एलिमेंट इज। तो ये जो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है इसका जनरेटिंग एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस ग्रुप को। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि उस एलिमेंट के द्वारा इसके प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके, प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके। रेसिड्यू क्लास का मीनिंग होता है कि रिमाइंडर जब हम 7 से किसी इंटीजर को डिवाइड करें और रिमाइंडर बच जाए 1 तो वो कहलाएगा 1 का रेसिड्यू। इसी प्रकार से अगर कोई और एलिमेंट लेंगे और उसको 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए तो वो इसके रेसिड्यू कहलाएंगे। अब हम देखते हैं यहां पर कि एक एलिमेंट ऐसा है इसके अंदर कि प्रत्येक एलिमेंट को उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम कि 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा और 7 से उसको डिवाइड करो,
रिमाइंडर तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहां पर लिखा जाएगा 2। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, यानी कि 3 इंटू 3 और 7 से उसको डिवाइड, तो रिमाइंडर बचेगा 6। इसी प्रकार से 3 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स और 7 से करो डिवाइड, तो रिमाइंडर बचेगा 4। इसी प्रकार से 3 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स और 7 से इसे डिवाइड करो, तो रिमाइंडर बचेगा 5। इसी प्रकार से 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो और 7 से इसे डिवाइड करो, तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये 3 इस सेट का एलिमेंट है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, 6 भी इस सेट का एलिमेंट है और 4 भी इस सेट का एलिमेंट है, 5 भी इस सेट का एलिमेंट है और 1 भी इस सेट का एलिमेंट है। यानी कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को हमने 3 के मल्टीपल के रूप में, यानी कि 3 इंटू 3 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कितनी बार हमने मल्टीप्लाई करा ये बात देखने वाली है यहां पर। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो पहला कंडीशन है इसमें हमने केवल एक ही बार तो मल्टीप्लाई करा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बार इज इक्वल टू 3 बार की पावर 1। ऐसे यहां पर हमने 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि जो 2 एलिमेंट है ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो 6 बार एलिमेंट है ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार से जो एलिमेंट 4 है ये 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो एलिमेंट 5 है ये 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो एलिमेंट 1 है ये 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो इस ग्रुप के एलिमेंट थे 1 उसका मीनिंग है 3 की पावर 6, 2 इसका मीनिंग है 3 की पावर 2, 3 इसका मीनिंग हो गया यहां पर 3 की पावर 1, 4 इसका मीनिंग यहां पर हो गया 3 की पावर 4, 5 इसका मीनिंग यहां पर हो गया 3 की पावर 5 और 6 इसका मीनिंग यहां पर हो गया है 3 की पावर 3। यानी कि हम सेट जी को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 बार की पावर 1, 3 बार की पावर 2, 3 बार की पावर 3, 3 बार की पावर 4, 3 बार की पावर 5, 3 बार की पावर 6। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अर्थात जी के प्रत्येक एलिमेंट को 3 बार के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 बार जो है ये इसका जनरेटर होगा। तो यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। इसका एक जनरेटर जो ग्रुप का ऑर्डर है उसका प्राइम नंबर भी होगा। जैसे ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो 6 का प्राइम क्या है, 6 का प्राइम होगा 5, तो इसका एक जनरेटर 5 भी होगा। लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया है तो केवल ऑप्शन में दिया है 3, तो इसका जो जनरेटर है 3 है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।